Hello everyone. So this will be the last video of the chapter 2. इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो शायद मुझे लगता है आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए समझा दे रहा हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन है 2019 का, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज टू कंट्रोल पर्टिकुलर मैटर अलॉन्ग विथ देयर वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसमें क्या बोला है, लिस्ट बनानी है पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल। देखिए, पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करने के लिए कौन से हमने 5 इक्विपमेंट पढ़े थे, 5 इक्विपमेंट, ठीक है। वो 5 इक्विपमेंट आपको यहाँ पे लिखने हैं और उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आपको मैं शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देता हूँ। ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का क्या, ग्रेविटी सेटल होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, इट इज़ वर्किंग ऑन द ग्रेविटी प्रिंसिपल। साइक्लोन का क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या था, उसका कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट, उसके प्रिंसिपल पे काम करता था। या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बेस पे काम करता था, ठीक है। और बैक फिल्टर में तो वो 4 थे, इम्पेक्शन, इंटरसेप्शन, इम्पिगमेंट और डिफ्यूज़न, ये 4 थे। और बस इतने मैकेनिज़्म, मतलब उसके वर्किंग प्रिंसिपल इनफ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन वेरियस पर्टिकुलर मैटर रिमूवल मैकेनिज्म। ये भी हमने पढ़ा, ये मैं बोला वही। रिमूवल मैकेनिज्म मतलब क्या, पर्टिकुलेट को रिमूव करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म यूज़ हो सकते हैं। तो पहला मैकेनिज्म ग्रेविटी ग्रेविटी मैकेनिज्म किस में यूज़ होता है, सेटलिंग चैम्बर में। तो पहला मैकेनिज्म हो गया ग्रेविटी। दूसरा, साइक्लोन में कौन सा यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दूसरा हो गया। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कौन किस में यूज़ होता है, ईएसपी में। और फिर वो 4 लिख देने के बैक फिल्टर के, इम्पिगमेंट, इंटरसेप्शन, डिफ्यूज़न और क्या था इम्पेक्शन, इंटरसेप्शन, ये 4 लिख देने के। और हाँ, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन मैं आपको ये बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हमने जो स्क्रबर में देखा ना, वो वेट हो जाता है डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट हो गई, ये हो गया गैस, ये वेट हो जाता है। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन मैं आपको क्लियर डिफरेंस बता देता हूँ कि एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। सपोज ये पार्टिकल है वाटर का और ये पार्टिकल है, नहीं ये डस्ट का पार्टिकल समझ लो, क्योंकि वाटर ब्लू ही होता है। और ये वाटर का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये डस्ट है, ये वाटर के पार्टिकल के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है, ये एब्जॉर्प्शन हुआ। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन सपोज अब वाटर का पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है, कार्बन का पार्टिकल है, ठीक है, कार्बन का। तो कार्बन के पार्टिकल में क्या होते हैं, ये ऐसे थोड़े बहुत पोर्स होते हैं, इतने बड़े तो नहीं होते, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, ऐसे दिखाई नहीं देते पोर्स, माइक्रो पोर्स और मैक्रो पोर्स होते हैं। तो सपोज ये डस्ट पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, अंदर नहीं घुसते, वो सिर्फ सपाटी बाहर एड्जॉर्ब होते हैं। एड्जॉर्ब यानी सिर्फ एड्जॉर्ब हुआ, अंदर नहीं। अगर इसको कार्बन को हम गर्म करेंगे तो ये सारे जो डस्ट पार्टिकल है वो लूज़ हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे अगर हम कार्बन को गर्म करेंगे, मतलब हीट देंगे तो।
लेकिन अब अगर हमने ये एग्जांपल दिया था वो वाटर वाला, मतलब वो सपोज वो ये एग्जांपल ले लेते हैं एब्जम्पशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो एब्जॉर्प्शन के लिए स्क्रबर में एक बार थोड़ा बता देता हूँ। ये स्क्रबर है, स्क्रबर कई बार क्या होता है, ऐसा पैक बेड यूज होता है, ये कार्बन का बेड है, ये स्क्रबर है, यहाँ से गैस इन, ये जो बेड है उसमें कार्बन है, उसमें गैस, ये जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल वो इसमें अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें गैस भी अटैच हो जाता है, SO2 रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, इसमें एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड एल्यूमिना ये सब यूज़ होते हैं, बोन चार भी यूज़ होता है। ये हो गया एड्जॉर्प्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज, ओके, मैकेनिज्म हो गया सब। एनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर कंट्रोल इक्विपमेंट, यानी कि जो 5 मैंने समझे वो 5 एनलिस्ट करने के, एंड नेम द कंट्रोल इक्विपमेंट हैविंग अ हाईएस्ट पर्टिकुलेट मैटर रिमूवल एफिशिएंसी। हाईएस्ट किसकी है? बैग हाउस 99% करता પણ વધારે, 99% से भी ज़्यादा। एनलिस्ट वेरियस particulate removal mechanism and explain any one. Again same question repeats, सारे जो हमने इक्विपमेंट में ये मैकेनिज्म सीखे वो सब मैकेनिज्म लिख देने के। डिस्कस सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पर्टिकुलेट कंट्रोल, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। इससे पहले लास्ट, ओके इतना ही है, नौ क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट में समझाऊंगा। उससे पहले ये रेजिस्टिविटी, प्रेशर ड्रॉप, विस्कोसिटी, ये तीनों मैंने समझाया। रेजिस्टिविटी ESP में समझाया, ये प्रेशर ड्रॉप तो 2-3 बार समझाया। विस्कोसिटी मैंने वो वाटर और सिरप वाला एग्जांपल लेकर समझाया था। ओके, विच 6 मैकेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलेट कलेक्शन। हम 6 क्या, हम तो 6 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने 6 ही है तो फिर 6 ही लिखने हैं। कितने लिख देने के? एक ग्रेविटी वाला, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो बैक फिल्टर के 4, कितने 7 हो गए ना, 6 लिखने के, बैक के 3 ही लिखेंगे। ओके, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, पेनलेस क्राइटेरिया। ओके, ये भी रिपीट हुआ, ये मतलब ये क्या बोलते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया वाला। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया वाला ये लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपका चैप्टर 2 फिनिश। सो उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्कस सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया मीन्स आप सपोज आप कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ए, तो उससे गैस आ रही है, तो आप कौन सा इक्विपमेंट चूज़ करोगे? बैग हाउस चूज़ करेंगे या ESP चूज़ करेंगे या स्क्रबर, कौन सा लगाओगे, ये कैसे डिसाइड होगा? तो यही है सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखते हैं, तो हम ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारी रिक्वायरमेंट कैसी हो, जब हमारे मतलब रिक्वायरमेंट नहीं बोल सकते, जब जो इनलेट गैस है उसके पार्टिकल 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा डायमीटर वाले, तब हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है और पार्टिकल भी बहुत बड़े आ रहे हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर ये यूज़ कर सकते हैं। प्री क्लीनर, वो मैंने आपको समझाया, प्री क्लीनर एफिशिएंसी, अगर हमको ज़्यादा एफिशिएंसी की रिक्वायर्ड नहीं है तो भी ये हो सकते हैं, ठीक है। ये लिख देने के सिलेक्शन क्राइटेरिया में।
ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर ये हो गया। नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। हाँ अब मूव हुआ। ओके, तो साइक्लोन कब सिलेक्ट करेंगे? जब हमारे पार्टिकल की, अरे यार, हाँ, जब हमारे पार्टिकल की एफिशिएंसी, पार्टिकल के डायमीटर 5 से 25 माइक्रोमीटर जितने हो। जब हमारे पास जगह कम हो तो हम साइक्लोन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर ये यूज़ करेंगे। प्री क्लीनर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। नाउ ये साइक्लोन सेपरेटर है, हाँ, इसकी हमें क्या बोलते हैं, नीड ऑफ इफिशिएंसी कितनी चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। मतलब वो हमारी पर्सनल नीड के ऊपर डिपेंड करना है, हमें कैसा आउटफ्लो चाहिए, कितनी क्लियर, मतलब जो कंसंट्रेशन है आउटलेट का वो हमें कितना चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बैग हाउस कब यूज़ करेंगे? जब पार्टिकल 1 माइक्रोमीटर से कम हो तो हम बैग हाउस यूज़ करेंगे। जब हमारे पास पावर, मतलब पावर अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, तो अब हम स्क्रबर को छोड़ के ये बैग हाउस यूज़ करेंगे। ड्राई डिस्पोजल, मतलब हमारे पास सपोज़ वेट डिस्पोजल की फैसिलिटी नहीं है, तो अब तो ड्राई डिस्पोजल के लिए हम बैग हाउस यूज़ करेंगे। हाई रेजिस्टिव और लो रेजिस्टिविटी वाला पार्टिकल है तो अब हम ईएसपी कोर नहीं जाएंगे, तब हम बैग हाउस यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, सपोज़ वहाँ पे सीपीसीबी वाला बहुत स्ट्रिक्ट है, और इसलिए तो अच्छा इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा वहाँ पे। सेटलिंग चैम्बर और साइक्लोन नहीं चलेगा, बैग हाउस लगाना पड़ेगा। और लास्ट में ईएसपी है, जब 1 माइक्रोमीटर से इतना पार्टिकल जब फ्लाई ऐश हो तब ईएसपी यूज़ करेंगे, तब बैग हाउस नहीं चलेगा। केमिकली रिएक्टिव डस्ट हो, केमिकल रिएक्टिव डस्ट हो तब भी ईएसपी यूज़ करेंगे, तब बैग हाउस नहीं चलेगा। टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम ऐसा हो रहा हो, तब ईएसपी ही चलेगा, बैग हाउस नहीं चलेगा। क्योंकि बैग हाउस में क्लोथ है, वो क्लोथ तो फिर बर्न हो जाएगा। कोरोसिव डस्ट हो तब भी ईएसपी यूज़ करेंगे, क्योंकि साइक्लोन में प्रॉब्लम करता है। कोरोसिव डस्ट हो तो हम साइक्लोन सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पोरोड कर देगा सरफेस को, इसलिए तब हम ईएसपी यूज़ करेंगे। और ये एफिशिएंसी है। ओके, और फिर जब हमें गैसियस रिमूवल चाहिए, सपोज हमारे सॉक्स नॉक्स ये रिमूव करने हैं, तो अब हम स्क्रबर के यूज़ तरफ जाएंगे। टेम्परेचर वेरिएशन हैंडल कर सकता है ये, ठीक है। ये उसके डायमीटर और efficiency for venture scrubber. So that is all about chapter 2. Next we will start with chapter number 3, SOX NOx control.